वेलकम टू LGI वीडियो क्लासेस। आज हम जो हमारे चिन्ह थे विराम चिन्ह उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में। तो पूर्ण विराम जो चिन्ह है वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण नागपुर के संतरे प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारी बात पूरी हो गई, नागपुर के संतरे प्रसिद्ध है तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया गया। गर्मी की छुट्टियों में हम सिंगापुर जा रहे हैं, यहाँ भी बात पूरी कर दी गई। गर्मी की छुट्टियों में हम सिंगापुर जा रहे हैं, उसके बाद ये लगा दिया गया हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम जो चिन्ह होता है उसका निशान ये होता है, ठीक है। और ये बस ये याद रखना कि इसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। अब देखिए अल्प विराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये कॉमा लगा हुआ है, इसमें ऐसे कोष्ठक में लगा हुआ है, इसको हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प विराम अर्थात थोड़ा रुकना। जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपनी कोई बात कहते हैं, कुछ बोलते हैं और वहाँ थोड़ा सा रुकना हो तो वहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए, मैंने दिल्ली, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र देखे। अब ऐसा तो है नहीं, कितना जल्दी इसको बोल सकते, नॉर्मली नहीं बोल सकते। जब हमें थोड़ा थोड़ा रुकना हो, जगह का नाम ले रहे भाई, तो थोड़ा थोड़ा स्टॉप लेके ही अपनी बात को पूरा करेंगे। तो जैसे हम दिल्ली गए तो मैंने कहा मैंने दिल्ली, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसको कॉमा भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट में लिखा है लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार मुग़ल कालीन इमारतें हैं। तो यहाँ भी कॉमा का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा, इसको ये तो आपको पता ही है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं या जब हम प्रश्न कुछ लिखते हैं, जब आप कोई प्रश्न उत्तर लिखते हो, अपना कोर्स करते हो, तो लास्ट में ये चिन्ह लगाते हो, ये वाला। तो यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। जैसे उदाहरण से भी समझ लेते हैं, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया? तो क्या करके पूछा गया है, यहाँ पे कैसे पूछा गया, क्या, तो क्या यानी प्रश्न पूछ दिया गया। अब देखिए माँ आज खाने में क्या बनाया है, कि जैसे हमने पूछा माँ आज खाने में क्या बनाया, तो यहाँ दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है। एक तो माँ के पास कॉमा लगा है और दूसरा यहाँ पे क्या की वजह से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी हम आपको बता चुके हैं। ये ऐसा है, अच्छा है ये कि बार बार पढ़ने को मिल रहा है तो और क्लियर हो जाएंगे। जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे धत, ऐसा नहीं करते, हम लोग कहते भी नॉर्मली हट कर देते हैं, धत कर देते, धत ऐसा नहीं करते। अब देखिए नेक्स्ट में लिखा आहा कितना सुहावना मौसम है। तो ये देखिए इसमें ये चिन्ह लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इसी को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट किया जाता है। अब देखिए उद्धृत चिन्ह, उद्धृत चिन्ह हमारे इस प्रकार है। ये हमारा डबल उद्धृत चिन्ह है जिसमें 2 कॉमा है, ये सिंगल है। देखिए उद्धृत चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब दोहरे उद्धृत चिन्ह का प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब भाई किसी की कही हुई बात को तो हम बदल नहीं सकते हैं, किसी ने कोई नारा दिया है तुम उसको नहीं बदल सकते, तो उसको कैसा ज्यों का त्यों लिखा गया, यानी डबल उद्धृत चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अब देखिए लेखक, लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, उपनाम आदि लिखते समय इकहरे, इकहरे का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। इकहरे का मतलब क्या होता है, सिंगल उद्धृत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, तो यहाँ लेखक और लेखक के नाम की बात हो रही है या पुस्तक की, उसकी पुस्तक की बात हो रही है,
तो यहाँ पर कैसा एक उद्धृत चिन्ह लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक उत्कृष्ट कवि थे। तो रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे भी देखिए दिनकर जो इनका उपनाम है, दिनकर क्या है उपनाम, तो यहाँ पे इकरे उद्धृत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखिए योजक चिन्ह समझ लेते हैं। ये हमने बताया था आपको छोटा डैश होता है, इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्म, जो हमने बताया था युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब हमने कहा था जोड़े टाइप में, तो शब्द युग्म शब्दों के जो जोड़े होते हैं के मध्य प्रयोग किया जाता है। उदाहरण वह दिन रात, ये देखिए दिन रात अपोजिट वर्ड हैं। मेहनत कर अपने परिवार को पालता है। कहते हैं हानि लाभ यश अपयश सब देने वाला ईश्वर। देखिए दोनों ही आपके शब्द विलोम हैं और दोनों में ही योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए निर्देशक, निर्देशक देख लेते हैं। हमने कहा था निर्देशक आपका योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक इतना होता है, निर्देशक ऐसा होता है, ठीक। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण देते समय संवाद के नाम के बाद सूची आदि में किया जाता है। जैसे हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। देखिए आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं के नाम हैं संगीता, काजल, महिमा और प्रियांशी। तो समय संवाद के नाम के बाद ये संवाद यहाँ कहा गया है सूची आदि में किया जाता है। जैसे कोई सूची बता रहा है तो यहाँ सूची तो बताई जा रही है लड़कियों की, तो इसी प्रकार इसमें निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हमारे ये 3 चिन्ह बचे हुए हैं। कोष्ठक, कोष्ठक आपको पता है चिन्ह। कोष्ठक में क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए, नाटकों आदि में आदि भाव का संकेत करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म तथा सत्य की रक्षा की है। देखिए धर्मराज, अब भले ही कोई धर्मराज न जानता हो कौन है, लेकिन युधिष्ठिर सभी जानते हैं, ठीक है। पितामह, अब पितामह के नाम से भले ही कोई न जानता हो, लेकिन भीष्म को सभी जानते हैं, पितामह भीष्म। मैं आपकी सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, मतलब उसी जो कठिन बात को सरल भाषा में लिख देना, कठिन बात को सरल भाषा में लिख देना ही जो है वो कोष्ठक में लिख दिया जाता है, लिख देना ही हमारा कोष्ठक चिन्ह है। अब देखिए धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म तथा सत्य की रक्षा की, पितामह भीष्म का वध शिखंडी ने किया, और मैं आपकी सामर्थ्य शक्ति जानता हूँ। तो ये जो शब्द हैं ये देखिए धर्मराज, पितामह और सामर्थ्य, यहाँ पर कठिन शब्द बताए गए हैं और सरल रूप में कोष्ठक में लिख दिए गए हैं। अब देखिए लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह हमने आपको बताया है शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर, मुंशी उदाहरण आदि हैं, ठीक है। मतलब संक्षिप्त रूप में, बड़ा शब्द है, अब पंडित लिखो पूरा, तो पंडित को शॉर्ट में लिख दिया, संक्षिप्त लिख दिया। ऐसी डॉक्टर, ऐसी प्रोफेसर, ऐसी मुंशी आदि उदाहरण को, ठीक है। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पंडित ना लिख के इस प्रकार लिख दिया है, ठीक है। डॉक्टर शैली आज नहीं आएंगी, डॉक्टर को पूरा न लिख के इस प्रकार लिख दिया। अब हमारा ये लास्ट बचा है हंसपद। हंसपद हमने आपको बताया त्रुटि चिन्ह होता है लिखते समय जब कोई शब्द या कोई अंश छूट गया हो, कोई अंश छूट गया तो उचित स्थान पर इस चिन्ह को लगाकर उसे लिखा जाता है। उदाहरण हमें विद्यालय की ओर से मुगल गार्डन दिखाने ले जा रहे हैं, तो और लिखना भूल गए। अब बा का पढ़ के देखो, हमें विद्यालय की, फिर और हटा दो, हमें विद्यालय की से मुगल गार्डन दिखाने ले जा रहे, और लिखना भूल गए, बाकी बेकार हो गया। हमें विद्यालय की ओर से मुगल गार्डन दिखाने ले जा रहे हैं, मुझे अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसको हंस पद को त्रुटि पद चिन्ह भी कहते हैं। अब यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है विराम चिन्हों का। अब इसके आगे हम जो 14 चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।